हेलो दोस्तों, क्या हाल है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन एक चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर थर्ड, क्लास 10th साइंस, चैप्टर नंबर थर्ड अपन पढ़ रहे थे, मेटल एंड नॉन मेटल। उस मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर अपन ने मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम पार्ट अपन कवर कर चुके थे। आज इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होने वाला, पार्ट नंबर 4। इससे पहले अपन ने बहुत सारी बातें करी दोस्त। अपन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर 3 टाइप के मेटल्स अपन ने डिसाइड किए थे। ऊपर वाले टॉप हाईली रिएक्टिव, मिडिल वाले मॉडरेट रिएक्टिव और लोअर वाले लेस रिएक्टिव। अपन ने लेस रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव टाइप के जो एलिमेंट्स थे उनके अंदर अपन ने क्या किया है, एक्सप्रेशन ऑफ मेटल का प्रोसेस अपन ने समझ लिया। बेसिकली वो क्या होता है, थोड़े लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उनको जनरल हीट करने पर क्या कर सकते हैं, वो अपने मेटल में रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ये अपने कहानी पढ़ी थी। आज अपन बात करने वाले एक्सप्रेशन ऑफ मेटल टॉप ऑफ द सीरीज विच इज प्रेजेंट इन टॉप ऑफ द सीरीज, जो सीरीज के टॉप के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनकी बात करेंगे। वो होते हैं हाईली रिएक्टिव। जो मेटल हाईली रिएक्टिव है, क्या वो फ्री स्टेट में मिलेगा? वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। उस मेटल को वो इतने अच्छे से बॉन्डिंग कर रहा है दूसरे के साथ में, आप उसको जनरली हीट देकर गर्म करके उसको आप उसके मेटल में रिड्यूस नहीं कर सकते, मेटल में उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरा प्रोसेस यूज करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अभी अपन इस पार्ट के अंदर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे मन एक ख्याल आ रहा है। ख्याल क्या आ रहा है देखना दोस्त, क्या आपने कभी सोचा ऐसा कि जो रेल की पटरियां होती है, रेलवे ट्रैक्स, उसके अंदर कभी दरार आ जाए, क्रैक्स आ जाए, उसको कैसे फिल करते हैं, उसको कैसे भरते हैं, उसको कैसे ज्वाइन करते हैं? कभी आपने सोचा ऐसा? या फिर मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी लोहे की मशीनें होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन लोहे की होती है, या फिर कोई एक ब्रिज है उसके अंदर लोहे का मेटल ब्लॉक डाल रखा है, लोहे का ब्लॉक डाल रखा है, उसके अंदर कोई क्रैक्स आ गया, तो वो मेटल के ब्लॉक के अंदर, आयरन ब्लॉक के अंदर जो क्रैक आया है, उस क्रैक को कवर करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, भरने के लिए क्या करता है ऐसा? वहां पर एक रिएक्शन यूज होती है। वहां पर हमारे चैप्टर की इस केमिस्ट्री की एक रिएक्शन यूज होती है, उसको बोलता है थर्मिट रिएक्शन। क्या बोलता है? थर्मिट रिएक्शन। दोस्त मैंने रिएक्शन लिखा है थर्मिट रिएक्शन। देखो, थर्मिट रिएक्शन का नाम, थर्मो का मतलब केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में होता है हीट से, टेम्परेचर से। हमारे यहाँ पर थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट या फिर टेम्परेचर। जहाँ टेम्परेचर की बात होती है, जहाँ हीट की बात होती है, वह वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मो। यहाँ पर भी लिखा थर्मिट, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, कहीं ना कहीं मटेरियल, कहीं ना कहीं मामला गर्म होने वाला। क्या होने वाला दोस्त? मामला गर्म होने वाला। तो देखिए दोस्त, रिएक्शन पड़ता है थर्मिट रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रखी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है हायर एक्टिव एलिमेंट की प्रेजेंस में लोअर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अरे मेरे यार, हायर एक्टिव एलिमेंट की प्रेजेंस में जो लोअर एक्टिव एलिमेंट होता है, कम एक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी ये वाला इसको भगा देगा। ऐसा कुछ कहानी होगी हमारे यहाँ पर, बिल्कुल वैसी कहानी हो रही है। हमारे पास में एक ऑक्साइड है मेटल का, आयरन ऑक्साइड। कौन है दोस्त? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। ये आयरन ऑक्साइड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवा दूं, एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, Fe उसके कंपेरिजन में कम रिएक्टिव एलिमेंट है। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव, आयरन कम रिएक्टिव। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, कौन जल्दी भागेगा, कौन किससे दूर चला जाएगा, कौन डिस्प्लेस हो जाएगा? आयरन कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम आयरन को भगा देगा। क्या करेगा दोस्त? भगा देगा। ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दूं या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। देखिए दोस्त, when Fe2O3 reacts with aluminium, then aluminium displaced Fe metal। एल्यूमिनियम ने Fe मेटल को भगा दिया उसके सॉल्यूशन में से, उसके कंपाउंड में से, क्योंकि वो कम रिएक्टिव था और एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। इट प्रोड्यूसेस एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट, देयरफॉर मेटल गेट्स मेल्ट। और इस रिएक्शन में इतनी भयंकर तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद आया दोस्त? जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। और जब ये हीट रिलीज हो रही है, उस हीट की वजह से मेटल क्या होगा? मेटल गेट मेल्ट्स। मेटल पिघल जाएगा। और मेटल पिघल गया, मेटल का लिक्विड फॉर्मेट आ चुका है, मेटल का मोल्टन फॉर्मेट आ चुका है। उस मोल्टन फॉर्मेट को क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैक आ रखे हैं, जो दरारें आ रखी है, बीच में जो गैप्स आ रखा है, उस गैप में भर देंगे उसको, उस गैप में डाल देंगे। कुछ टाइम बाद में मेटल्स वापस क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने पर वापस जम जाएगी और रेलवे ट्रैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे भाई? ज्वाइंट हो जाएंगे आपस में। ये प्रोसीजर होता है भाई। या फिर जो बहुत बड़ी बड़ी मेटल्स की मशीनें होती हैं, आयरन की मशीनें होती है बड़ी बड़ी, उनके अंदर जो क्रैक्स आ चुके हैं, उस क्रैक्स को भी इस थर्मिट रिएक्शन कराएंगे। थर्मिट रिएक्शन से क्या होता है,
कि जो आयरन और एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा रहा था, हीट की वजह से मेटल मोल्टन स्टेट में चली जाएगी। मोल्टन स्टेट में जाने की वजह से क्या करेंगे, हम उसको उस क्रैक के अंदर, उस दरार के अंदर क्या करेंगे, उस मोल्टन स्टेट वाले मेटल्स को भर देंगे। जैसे ही वो टेम्परेचर कूल डाउन होगा, ठंडा होगा, वो मेटल्स जम जाएगी और क्रैक भी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से थर्मल रिएक्शन का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। रिएक्शन देखिए, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Fe को भगा रहा है, Fe इधर आ चुका है, एल्यूमिनियम इसके साथ में जुड़ चुका है। दिस इज नॉन एज थर्मिट रिएक्शन। कहानी क्लियर, टॉप क्लास तरीके से। अगर कोई पूछ ले सवाल, रेलवे क्रैक्स को कैसे भर सकते हैं, बता सकते हो दोस्त? यस, बिल्कुल शानदार तरीके से। अब मैं बात करता हूं आपके सामने एक्सक्रेशन ऑफ मेटल इन द टॉप ऑफ द सीरीज। ऐसी मेटल्स जो सीरीज के अंदर टॉप पे आती है, उसका अपन एक्सक्रेशन कैसे करते हैं, उसका एक्सक्रेशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। हीट करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप कैल्सिनेशन करा दो, आप रोस्टिंग करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन के साथ में रिएक्शन करा दो, नॉट अफेक्टेड। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ऐसे दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, उन मेटल से इलेक्ट्रोड से बीच में सॉल्यूशन भर देंगे और उस मेटल इलेक्ट्रोड से करंट फ्लो करवाएंगे। तो जब करंट फ्लो करवाएंगे तो उस करंट की वजह से क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा और अपने मेटल में, प्योर मेटल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। बिल्कुल देखिए दोस्त, तो पढ़ता कुछ प्रोसेसर देखना। ये जो टॉप वाली रिएक्शन, टॉप वाली मेटल्स होती है, सारी हाईली रिएक्टिव होती है। टॉप वाली मेटल्स क्या होती है, वेरी हाईली रिएक्टिव, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग विद कार्बन। आप इसको कार्बन के साथ गर्म करोगे, ऑब्टेन नहीं होगी। ये बोले हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना गर्म करते हो, इस तरीके से बात करता है। मेटल्स की बात करता हूं, मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाना पड़ेगा आपको, उस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मेटल को आप ऑब्टेन कर सकते हो। देखिए दोस्त, कौन कौन सी मेटल्स होती है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को आप इलेक्ट्रोलाइसिस से, और एल्यूमिनियम को भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। प्रोसेस देखना, बिल्कुल इसी तरीके का प्रोसेस होता है। दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक को बोलता है कैथोड, एक को बोलता है एनोड। आप बैटरी से वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, जब आप करंट फ्लो करते हो तो क्या होगा, देखना कैथोड एनोड। कैथोड कौन सा होगा, नेगेटिव, और एनोड कौन सा होगा, पॉजिटिव। जो दो आपने इलेक्ट्रोड लिए उसके अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ये आपको याद रखना। अब देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, बेसिकली मेटल्स आर डिपोजिटेड देयर। कैथोड पे सारी मेटल्स डिपोजिट हो जाएगी। देखना, बहुत अच्छी बात बताता हूँ, क्योंकि मेटल्स जो होती है वो पॉजिटिव होगी, उनके ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। रीजन, मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज खुद कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की साइड या फिर नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की साइड, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की साइड। रीजन, वहां उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। देखिए दोस्त, मेटल्स आर डिपोजिटेड देयर, कहां पर, कैथोड पे, यानी नेगेटिव पे चला जाएगा। कैथोड पे पॉजिटिव जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव जा रहा है, अट्रैक्शन की वजह से उसको खींच लेगा। दूसरी बात करते देखना, जैसे इसकी बात करता हूं मैं एनोड की, तो एनोड पे कौन रिलीज होगी, क्लोरीन। क्लोरीन इज लिबरेटेड देयर, यानी एनोड पर क्लोरीन लिबरेटेड होती है, एनोड पार्ट पर क्लोरीन मुक्त होगी, रिलीज होगी, फ्रीडम फॉर्म में चली जाएगी। किस तरीके से भाई, इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से। तो देखना क्लोरीन नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट अगर पॉजिटिव के पास में जाएगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा, यस बिल्कुल अच्छा रहेगा यार। इसी तरीके से रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोलता है इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये टॉप ऑफ द सीरीज की जो मेटल्स होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। एल्यूमिनियम को भी इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस करवाकर फाउंड कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी कहानी क्लियर एकदम, वो भी टॉप क्लास तरीके से, है ना दोस्त, एकदम शानदार तरीके से क्लियर। ओके, चलिए अब अपन आगे और फर्दर बात करते हैं। अब अपन करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या करते हैं दोस्त, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये करना भी जरूरी है। बेसिकली रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को रिफाइन करना, उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको सभी को रिमूव करना। रिफाइनिंग का मतलब ही होता है इम्प्योरिटीज को क्या करना, रिमूव करना, उसको प्योर फॉर्म में, प्योर मेटल फॉर्म में लेकर आना, रिफाइनिंग कहलाता है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स को रिफाइनिंग करेंगे। तो रिफाइनिंग का मेन पर्पस क्या होगा, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, टू रिमूव इम्प्योरिटीज। उसके अंदर सबसे फेमस जो टाइप है रिफाइनिंग का वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वर्ल्ड फेमस, सबसे जो फेमस टाइप का रिफाइनिंग होता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मेटल्स का रिफाइनिंग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो करता है वो जिंदगी भर मजे करता है, एकदम शानदार तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है उसको
रिफाइन करने का, मेटल्स को रिफाइन करने का। कैसे, देखिए जानना सिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से करते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ एकदम शानदार तरीके से। मैं पहले इस डायग्राम से बातें करूंगा सारी, फिर अपन ये पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। मेरे पास में एक कंटेनर ले रखा है, कोई भी एक बर्तन, एक बीकर कंटेनर ले रखा मैंने। उस कंटेनर के अंदर मैंने दो मेटल्स लगाई, उस कंटेनर के अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए। इलेक्ट्रोड कैसे लगाता हूं देखना। जो मेरे पास में इम्प्योर मेटल है, बेसिकली जिसको मैं प्योर करना चाहता हूं वो इम्प्योर मेटल है, उस इम्प्योर मेटल की बहुत मोटी सीट, मोटी प्लेट मैंने लगा दी कंटेनर के अंदर। और जो प्योर मेटल है उसकी मैंने पतली सी सीट लगा दी उसी कंटेनर के अंदर, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है। तो किसी एक को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, किसी एक को एनोड, किसी एक को कैथोड, ये मुझे करना पड़ेगा। यस, तो इतना करने के लिए मैंने क्या किया, इम्प्योर जो मेटल का पार्ट था, बड़ी मोटी सीट मैंने, मोटा इलेक्ट्रोड मैंने वहां रख दिया। और प्योर का मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल पतली सी जो प्लेट टाइप की, स्ट्राइप टाइप की जो पट्टी थी, मैंने उसको वहां रख दिया, इलेक्ट्रोड बना दिया। ठीक है, उन्हीं के बीच में जो प्योर मेटल है उसी का सॉल्यूशन भर दिया। वापस सुनना, इम्प्योर मेटल का मैंने एनोड बनाया, प्योर मेटल का मैंने कैथोड बनाया। एनोड कैथोड की बात अपन करेंगे अभी। इम्प्योर का एनोड, प्योर का कैथोड, ठीक है। फिर जो प्योर मेटल है उसी मेटल का मैंने सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है किसी के भी साथ में, मेटल के साथ में, उस एक्वा सॉल्यूशन को मैंने उसके अंदर फिल कर दिया। उस एक्वा सॉल्यूशन को फिल करने के बाद में क्या होगा, अब मैं उस इलेक्ट्रोड को, अब उन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करता हूँ वायर के थ्रू। ये भी देखो, ये मैंने बनाया एनोड इम्प्योर, ये मैंने बनाया कैथोड प्योर, मैंने इनको बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया आपस में। अब मैं स्विच ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, ये भरा हुआ बीच में इलेक्ट्रोलाइट, क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, ये जो प्योर मेटल है उसी का सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, ये चार्जेस को मूव करवाने का काम करता है। तो इसके थ्रू करंट इजीली फ्लो हो जाएगी, इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो करंट क्या होगी, इजीली इसके अंदर पूरा सर्कुलेट होती रहेगी। अब देखना प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, यहाँ से करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट कहाँ से कहाँ जाएगी भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी तो जो भी यहाँ पर प्योर मेटल है, वो प्योर मेटल कहाँ से आएगा, वो प्योर मेटल इस वाले पार्ट से, इस एनोड इलेक्ट्रोड से वो इसके अंदर डिजोल्व होगा। क्या होगा, डिजोल्व होगा, कॉपर +2, और ये तैरता हुआ चला जाएगा इस पर डिपॉजिट होने के लिए। तो इस वाले इम्प्योर वाले पार्ट से, इम्प्योर वाले इलेक्ट्रोड से मेटल, जो भी प्योर मेटल होगी, वो मेटल क्या करेगी, डिजोल्व होगी, उसके अंदर डिजोल्व होकर इस सॉल्यूशन में चली जाएगी, और सॉल्यूशन से होते हुए कहाँ चले जाएगी, इस कैथोड वाले पार्ट पर वो चली जाएगी डिपॉजिट होने के लिए। तो प्योर मेटल सारी कहाँ जा रही है, देखो प्योर मेटल क्यों जाएगी, देखना, ये कॉपर +2 के अंदर होगा, और जब कॉपर +2 में होगा तो +2 यानी कॉपर +2 में प्लस चार्ज है, और एनोड पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोग मुझे बताओ कहाँ जाएगा मेटल, मेटल जाएगा नेगेटिव के पास में, कैथोड के पास में, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, मेटल पॉजिटिव है। ये इस तरीके से मूव करता है। यहाँ पर सारा क्या जम जाएगा दोस्त, यहाँ पर जम जाएगा अपना प्योर मेटल। ये सारा प्योर मेटल अब यहाँ आ चुका है। ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज होगी, उस दो टाइप को इम्प्योरिटी के 2 टाइप्स होंगे। एक तो जो इस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाए, एक जो इस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होगा। जो इस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा वो तो पूरे सॉल्यूशन में घुल जाएगा भाई, डिजोल्व हो जाएगा। और जो पार्ट इम्प्योरिटी का, वह पार्ट जो डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा। ये देखो, ये नीचे की तरफ जम चुका है एनोड के नीचे, क्योंकि एनोड ही तो था वहां, तो एनोड के नीचे की तरफ जम चुका है। इसको बोलता है एनोड मड। जरूर ध्यान रखना भाई, इसको क्या बोलता है, एनोड मड। ये एनोड मड मिट्टी वगैरह सब कुछ हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी इंप्योरिटीज उसके अंदर जो थी वो अब इनसॉल्युबल है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिजोल्व नहीं हो पा रही, और जब डिजोल्व नहीं होगी तो सभी क्या होगी, धीरे धीरे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी, और उस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ एनोड मड। क्या बोलता हूँ, एनोड मड। आई होप आपको सारी कहानी इस डायग्राम के थ्रू समझ में आई होगी। अब अपन पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखिए दोस्त, मेनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, निकल, टिन, गोल्ड एंड सिल्वर आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से बहुत सारी मेटल्स क्या करते हैं, रिफाइन करने का काम करते हैं। इन दिस प्रोसेस एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल। एनोड को आपने किसका बनाया, इम्प्योर मेटल का बनाया, और कैथोड को आपने बनाया प्योर थिन मेटल का। वाइल कैथोड इज मेड अप ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। पतली सी पट्टी ले ली आपने प्योर मेटल की, ये आपने बना दिया कैथोड। मैं आपको बता देता हूँ, एनोड यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होता है। ये आप जरूर ध्यान रखें, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही था, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस ये भी है, तो एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। जो मेटल का सॉल्ट है उसी का सॉल्यूशन अपन बना देते हैं, और उसी को अपन क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के जैसे यूज करते हैं। जैसे लिखा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, या फिर कॉपर के साथ दूसरे आयन का जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन।
ऑन पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, और जब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अपन करंट को पास करते हैं तो समझना, देखना, प्योर मेटल फ्रॉम एनोड इज डिजोल्व, एनोड वाली प्योर मेटल जो है वो डिजोल्व हो जाएगी और कहाँ चले जाएगी, कैथोड की साइड डिपोजिट होने के लिए चली जाएगी, डिजोल्व इन सॉल्यूशन एंड प्योर मेटल डिपोजिट ऑन द कैथोड, सारी मेटल्स कैथोड पे डिपोजिट होने के लिए चली जाएगी। आगे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्त, एनोड मड, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछता है एनोड मड के बारे में, समझिए। द सोल्यूबल इंप्यूरिटीज डिजोल्व इनटू सॉल्यूशन, यानी जो सोल्यूबल इंप्यूरिटीज होगी वो तो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगी, बट वेयर एज इनसोल्यूबल इंप्यूरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड, विच इज नोन एज एनोड मड। ये आपकी सारी कहानी क्लियर है। ये रिफाइनिंग ऑफ द मेटल होता है। कौन सा तरीका देखा अपन ने, अपन देखा था इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। कहानी क्लियर, टॉप क्लास तरीके से। चलिए दोस्तों आगे अपन कंटिन्यू बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कोरोजन के बारे में। क्या है कोरोजन, अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पूरा क्लियर किया था कोरोजन होता क्या है। बेसिकली कोरोजन का मतलब होता है मेटल का टार्निश्ड होना। मेटल्स जो होती है वो एनवायरमेंटल की मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेगी, एनवायरमेंटल के अंदर प्रेजेंट H2S से रिएक्शन कर लेगी, और उसके कलर के अंदर, उसके प्रॉपर्टीज के अंदर कहीं ना कहीं डीजनरेशन की पावर आ जाती है। वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देती है, कम कर देती है मतलब कम हो जाती है, कोरोजन की वजह से कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, फेमस एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे जब रस्ट लगती है तो उसकी पावर जो है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती है। आयरन बेसिकली जिसको हथौड़ा मारने पर वो टूटता नहीं है, वो रस्टेड आयरन इजीली टूट जाता है, क्योंकि उसकी रिएक्शन जो है मॉइस्चर के साथ में होने लग जाती है और वो बनाता है फेरिक ऑक्साइड या फिर बोल दो आयरन ऑक्साइड, और वो आयरन ऑक्साइड धीरे धीरे उसको डीजनरेट की पावर में लेकर चला जाता है। रस्टेड आयरन का कलर होता है ब्राउन कलर। कैसा होता है, रस्टेड आयरन का कलर ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आप सभी ने वो नोटिस किया होगा। उसी तरीके से जो सिल्वर होता है, चांदी, उस सिल्वर का कलर भी एनवायरमेंटल की मॉइस्चर से और H2S से रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाता है ब्लैक, चांदी काली पड़ जाती है। आपने नोटिस किया चांदी की जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। उसका रीजन क्या है, उसके अंदर कोरोजन हो चुका है, जिसकी वजह से चांदी क्या हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। और इसी तरीके से घरों के जो तांबे के बर्तन होते हैं, कॉपर के तांबे के बर्तन, वो भी ग्रीन कलर की उनके अंदर एक कोटिंग आ जाती है, उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, कोटिंग आ जाती है। वो कोटिंग क्या होती है, वो कोरोजन की वजह से होती है, क्योंकि वो मॉइस्चर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और H2S से रिएक्शन कर लेता है, तो ग्रीन कोटिंग आ जाती है। इसी को बोलते हैं कोरोजन। आप कलर जरूर से याद रखना दोस्त, कलर। ये बात कोरोजन के बारे में बात मैं चैप्टर नंबर 1 में भी करी थी, अब चैप्टर नंबर 3 में और कर रहा हूँ, याद रखे सभी लोग। रस्टेड आयरन का कलर होगा ब्राउन कलर, सिल्वर का कलर होगा, रस्टेड सिल्वर का कलर होगा ब्लैक कलर, और रस्टेड कॉपर का कलर होगा ग्रीन कलर, ग्रीन कोटिंग आ जाती है। रस्टेड आयरन का जो फॉर्मूला होता है वो एग्जाम में पूछता है, वो होता है Fe2O3.XH2O। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, वाटर के कितने मोलिक्यूल है, 6 मोलिक्यूल भी लिख दे तो सही होता है, Fe2O3.6H2O, या फिर अगर आपको 6 याद नहीं आता आप XH2O लिख दो, आपका सही हो जाएगा। ये रस्टेड आयरन का फॉर्मूला है। अब सबसे बड़ी बात आती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे करें यार, कोरोजन का प्रिवेंशन करना जरूरी है। अगर प्रिवेंशन नहीं करोगे तो जो अच्छी खासी इमारतें वगैरह जो है, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह जो है, वो बिल्डिंग कोरोजन की वजह से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रीजन, कोरोजन की वजह से क्या होगा, कोरोजन की वजह से वो आयरन की इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो वीक हो जाए कहीं ना कहीं। तो उसको रोकने के लिए कुछ प्रिवेंशन के प्रोसेस है, वो सारा बन पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की बात करता हूँ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किस से प्रिवेंट कर सकता है, पेंटिंग से। आप पेंट कर दो, उसके ऊपर कलर कर दो, पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो। अगर आप किसी जो मान लो कि नॉर्मली आप कम यूज है, उसको क्या कर दो, आप पेंट कर दो, आप ऑयलिंग कर दो, उसके ऊपर ऑयल लगा दो, ऑयलिंग कर दो। आप ग्रीसिंग कर सकते हो, आप मेटल्स पे क्या लगा दो, जैसे आयरन वगैरह इन सब पे ग्रीस लगा दो, ग्रीस की वजह से वो दूसरी जो सरफेस है, दूसरे जो रिएक्शन वाले मोलिक्यूल्स है वो उसके कांटेक्ट में नहीं, जब कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो क्या होगा, रस्टिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा। तो ग्रीसिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज। ये 4 प्रोसेस आप जरूर से याद रखो, मैं बताऊंगा सारे डिटेल के अंदर। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है, और मेकिंग अलॉयज क्या होता है, सारी बात अपन करते हैं। देखिए दोस्त, पहले मैं बात करता हूँ गैल्वेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं करना है। जहां आपको नाम दिया जाए गैल्वेनाइजेशन, वहां एक वर्ड यूज करना, जिंक। अगर आपको गैल्वेनाइजेशन लिखना है और आपने जिंक नहीं लिखा, आपका गलत है। और अगर आपने गैल्वेनाइजेशन में इतना लिख दिया कोटिंग ऑफ जिंक, आपका 100% सही है। बेसिकली होता क्या है, जिंक की एक पतली सी परत लगा देना, एक पतली कोटिंग लगा देना मेटल्स के ऊपर, जैसे आयरन के ऊपर और स्टील के ऊपर। लेट सपोज कि स्टील का कोई भी एक एपरेटस है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये रस्टेड हो रहा है, आयरन का ऑब्जेक्ट रस्टेड हो रहा है,
इसके ऊपर मैंने पतली सी जिंक की लेयर चढ़ा दी, जिंक की कोटिंग कर दी, उसी को बोलता हूँ गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक नाम जरूर याद रखना गैल्वेनाइजेशन के अंदर। क्लियर। अगला देखिए क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग बिल्कुल सिंपल है। आपने कभी नोटिस किया होगा कार के ऊपर वगैरह जो आते हैं, कार वगैरह जो होती है उनके ऊपर बोलते हैं क्रोम है, इसके अंदर क्रोम प्लेटिंग है, फिर क्रोम है। तो जो चमकीला पार्ट होता है क्रोम, वो जो चमकीला पार्ट होता है क्रोम, उस क्रोम को ही बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। बेसिकली होता है क्या, क्रोम थिन लेयर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम मेटल की थिन लेयर, पतली लेयर चढ़ा देता है, उसी को बोलता हूँ क्रोम प्लेटिंग। आई होप आपको गैल्वेनाइजेशन क्लियर है, क्रोम प्लेटिंग क्लियर है। गैल्वेनाइजेशन क्या करता है, जिंक की थिन लेयर करता है, और क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम की थिन लेयर लगा देता है। दो प्रोसेस क्लियर। आगे बात करता हूँ अलॉइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉइंग। अलॉय क्या होता है समझाता हूँ, देखना। इट इज वेरी गुड मेथड टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है। क्यों अच्छा तरीका है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, मेटल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, मेटल अब रस्टिंग वाले प्रॉपर्टीज में नहीं जा पाएगा। क्यों, आपने उसको अलॉय बना दिया। अलॉय क्या होता है अभी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल। आयरन एक ऐसा मोस्ट वाइडली यूज मेटल है, यूज सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसको कभी भी प्योर स्टेट में यूज नहीं करता है। आयरन जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है, लेकिन बट इट नेवर यूज इन प्योर स्टेट, उसको कभी भी प्योर स्टेट में यूज नहीं करता है। रीजन, प्योर स्टेट में वो बहुत सॉफ्ट होता है। यस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यस, आयरन जो था सॉफ्ट होता है, काफी सॉफ्ट होता है, और स्ट्रेचेबल भी होता है। आप उसको स्टिच कर सकते हो, सॉफ्ट होता है। तो जब सॉफ्ट होगा तो उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। जब उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो सारी प्रॉपर्टीज को जो शो कर रहा है वो शो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने उसको क्या कर दिया, उसके अंदर दूसरी मेटल को मिक्स कर दिया। बेसिकली एक मेटल में दूसरी मेटल को मिक्स करना या फिर दूसरे नॉन मेटल को मिक्स करना ही तो होता है अलॉइंग। अरे यार, प्योर मेटल है मेरे पास में, उस प्योर मेटल को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, थोड़ा स्ट्रेंथ है, पावरफुल बनाने के लिए मैंने कुछ दूसरी मेटल्स को डाल दिया उसके अंदर। उसी को क्या बोलता हूँ मैं, अलॉय। क्या बोलता हूँ, अलॉय प्रोसेस को बोलता हूँ अलॉइंग। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। देखिए आप समझिए, प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल इजीली, है ना, स्टिच कर सकते हैं इजीली उसको। आगे बात करता हूँ, उस आयरन में ऐसा क्या मिला है कि आयरन को स्टेनलेस स्टील बोल सकते हैं। बेसिकली आयरन को हार्ड करने के समय बहुत सारे मेटल्स मिलाता है, कार्बन भी साथ में मिलाता है उसके अंदर कुछ परसेंटेज के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। नाम तो सुना ही होगा स्टेनलेस स्टील। ऐसा स्टील, ऐसा आयरन जो कभी रस्टेड नहीं होता है और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप उसके अंदर Fe मिलाते हो, आयरन तो ही, आयरन के साथ में अगर आप निकल और क्रोमियम मिला दो, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, उसी को मैं बोलता हूँ स्टेनलेस स्टील। दोस्त याद रखना, स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ में निकल और क्रोमियम को मिला जाता है, तो उसकी जो पावर है वो हार्ड हो जाएगी। पहले जो सॉफ्ट था वो कैसा हो चुका है, हार्ड हो चुका है, और नेवर रस्टेड, कभी भी उसके ऊपर रस्टिंग नहीं आएगी। ऐसा स्टील बना दिया आपने, ऐसा आयरन का सब्सटेंस बना दिया जिसके ऊपर आप कभी भी रस्टिंग नहीं आएगी, और वो हार्ड भी हो जाएगा, इजीली आप उसको यूज कर पाओगे। Fe, Ni और Cr। ठीक है भाई, आगे बात करता हूँ अलॉयज। अलॉयज का मतलब होता है, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करने का, या फिर मेटल और नॉन मेटल को भी मैं मिक्स कर सकता हूँ। इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसी तरीके से जो बनता है, जो कंपाउंड बनेगा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, अलॉय बोलता हूँ। अलॉय नाम तो सुने होगा, अलॉय व्हील्स, कार के अंदर बोलता है अलॉय व्हील्स है। तो वो जो अलॉयज है, वो अलॉयज बेसिकली यही होता है, मेटल्स, बहुत ज्यादा मेटल्स को, 3-4 मेटल्स को, 2 मेटल्स को मिक्स करने पर जो कंपाउंड बन रहा है वो होता है अपना अलॉयज। अलॉयज बनाते कैसे बेसिकली, तो अलॉयज बनाने का तरीका होता है, देखिए दोस्त, जैसे मेरे पास में 2 मेटल है, तो 2 मेटल में क्या करते हैं दोस्त, पहले मेटल को मैं मेल्ट करूंगा। फर्स्ट मेटल को मैं क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, इसको पूरा पिघाल दिया, वो मेल्ट हो जाएगी। उसको मेल्ट करने के बाद में जो दूसरी मेटल है उसको एक डिफाइनेट प्रपोर्शन के अंदर उसके अंदर मिक्स करता हूँ, और जो दूसरी मेटल है डिफाइनेट प्रपोर्शन के अंदर उसको उसके अंदर मिक्स कर दूंगा, फिक्स रेशियो के अंदर, फिक्स डिफाइनेट प्रपोर्शन के अंदर उसको मैं मिक्स करूंगा। तो जो बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, अलॉय। वो अलॉय रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा और पूरा एक मेटल का फॉर्मेट हो जाएगा, मेटल जैसा ही बनता है, तो कभी रस्ट नहीं होगा, या फिर उसकी पावरफुल बढ़ जाएगी, अब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अदर एक्टिविटीज और प्रॉपर्टीज की कुछ एडवांस हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं। ये इस तरीके से अलॉय बनाते हैं, एकदम क्लियर। देखो आगे बात करता हूँ, अलॉयज के पार्ट आता है अमलगम। अमलगम क्या होता है, बेसिकली मरकरी के साथ में आप किसी भी दूसरी मेटल को मिला दो। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उस मेटल के साथ में आप दूसरी कोई भी मेटल मिला दो, दैट इज कॉल्ड अमलगम। अरे यार, मरकरी के साथ में, मरकरी एक लिक्विड फॉर्म में मेटल है, उसके अंदर आप दूसरी मेटल मिला दो, मिक्स कर दो, उसी को मैं बोलता हूँ अमलगम। ये भी एक अलॉय है, क्योंकि मेटल में दूसरी मेटल मिला है, इसलिए अलॉय है। देखना,
any metal mixed with mercury is called amalgam. For example, sodium amalgam, जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम NaHG और जिंक अमलगम ZnHG। याद रखें, एग्जांपल जरूर से अमलगम बोले। आगे देखना दोस्त, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय आर लेस देन प्योर मेटल। अलॉयज जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि कंडक्टिविटी हो सकता है उसमें नॉन मेटल भी मिला दियो तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, प्योर मेटल के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखना दोस्त, है ना, आसान है। अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं अलॉयज के, तो अलॉयज बनाने का तरीका मैंने सिखाया। अलॉय के एग्जांपल देखिए। अब अलॉय का एग्जांपल है ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर। ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर। ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। अरे दोस्त, ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, हिंदी में इसको बोलते हैं पीतल। क्या बोलते हैं, पीतल। ये भी ध्यान रखे भाई, पीतल बोलते हैं हिंदी में। सही से लिख देता हूँ वापस में। हिंदी में इसको बोलते हैं पीतल। ओके, आगे देखिए भाई, अगला देखिए, ब्रॉन्ज की बात करता हूँ तो कॉपर और टिन। एसन का मतलब होता है टिन। एसन को क्या बोलते हैं, टिन बोलते हैं, और इस ब्रॉन्ज को हिंदी में बोलते हैं कांसा। तो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, कोई मैराथन कोई टूर्नामेंट वगैरह होता है तो उस टाइम पर 3 मेडल देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को। फर्स्ट वाले को देते हैं गोल्ड मेडल, सेकंड वाले को देता है सिल्वर मेडल, और थर्ड वाले देता है ब्रॉन्ज मेडल। तो बेसिकली ब्रॉन्ज क्या होता है, वो कांसा होता है, जो एक अलॉय है, तो किसे बना है, कॉपर और टिन से। याद रखना दोस्त, हिंदी नाम भी आपको याद होना चाहिए, पीतल और एक कांसा है। अगला बात करते हैं सोल्डर के बारे में। सोल्डर बना है लेड और टिन से। लेड और टिन, लेड प्लस टिन से बना है सोल्डर। बेसिकली सोल्डर आपने नाम सुना होगा, सोल्डर जो सोल्डरिंग करने का होता है। यस, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इजीली क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो जाएगा, किसी एक वायर को दूसरे वायर से सर्किट बोर्ड पर जोड़ने के लिए सोल्डर का यूज करते हैं। आपने नोटिस किया, एक वायर आता है सोल्डर का, आप उसको अगर किसी हीट वाले ऑब्जेक्ट से टच करते हो तो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने की वजह से आप किसी दूसरे पार्ट पर उसको एमसीबी पर या फिर सर्किट बोर्ड पर आप उसको गिरा देते हो, तो सर्किट बोर्ड पर जैसे ही गिराओगे आप उसको, वो आप दूसरा तार वायर वेल्ड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में काम आता है ये इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। ये प्रोसेस आप ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसलिए इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं। आप भी किया होगा कभी, आपने कभी किया होगा या फिर देखा ही होगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक आपकी सारी बात क्लियर है। तो अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है, अपने चैप्टर के बारे में सारी बातें कवर करी। ठीक है दोस्त, तो आज अपने इतना ही पढ़ते हुए, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।